हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का रिवीजन करते हैं। टिश्यूज, ओके। दो पार्ट्स में डिवाइड है पूरा चैप्टर, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में सेक्शंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लांट टिश्यू में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पूरा चैप्टर है वो कंपैरिजन से इजीली लर्न हो जाएगा अगर आप एक टाइप की टिश्यू को या एक टाइप की सेल्स को दूसरे टाइप के सेल से या टिश्यू से कंपेयर करते हो तो उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया टेबुलेटेड फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का कंपैरिजन करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू। पहले तो दोनों जो है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन चार्ट जो हमने ड्रॉ किया है। फर्स्ट जैसे सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, हम क्लासिफिकेशन का चार्ट हमने बनाया है। प्लांट टिश्यू बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, सेल के डिवीजन के बेसिस पे हम प्लांट टिश्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड कैटेगरी होती है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ या सेल डिवीजन के बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टू कैटेगरी में प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिफरेंस देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो सेल्स इंक्लूड होती हैं जिनमें कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो रिच होता है। सो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, है ना। सेल डिवीजन अकर थोरोली इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। तो सेल जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग फेज में होती है, डिवाइड होती रहती है, इसीलिए ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो ग्रोथ है वो वर्टिकल हो या उसकी विड्थ में हो। तो ऑब्वियसली ग्रोइंग पार्ट्स जो हैं प्लांट के, जैसे शूट की टिप हुई, है ना, या रूट की टिप्स हुई, वहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फिर से थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एपिकल जो वर्ड है वो एपेक्स से बना है, मतलब टिप पे जो प्रेजेंट होते हैं। फिर इंटरकैलरी जो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। नोड्स मतलब क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की गैप है, मतलब दो जैसे लीफ और स्टेम के बीच का जो गैप है वहां पर, है ना, तो इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे होते हैं लेटरल, तीसरे टाइप के होते हैं लेटरल जो साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है। पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ग्रोथ भी कैसी, प्राइमरी ग्रोथ, जब प्लांट को मैक्सिमम अपनी स्टेज तक आना है, फिर एक प्लांट की एज के बाद उसका जो ग्रोथ है या लेंथ है या डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, तो प्लांट विड्थ में बढ़ेगा, है ना। तो उस टाइम इस टिश्यू का रोल होता है जब प्लांट इन ग्रोइंग स्टेज होता है। ऐसी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जब प्राइमरी ग्रोथ खत्म हो जाती है तो जो सेल्स होती हैं ये डिवाइड होना बंद हो जाती है ना। तो वो जो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक वो किस में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि cells stop dividing and then it work as a storage and providing strength to the plant। फिर जब इनका डिवीजन रुक जाएगा तो ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगी, जैसा नेम से पता चलता है। और फिर इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज करेंगे। जैसे प्लांट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स है, फूड है, प्लांट के अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टोर करेगा और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन थ्री टाइप के हैं, वैसे ही परमानेंट में भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, है ना। तो परमानेंट में भी दो कैटेगरी है, एक होते हैं सिंपल परमानेंट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, सिंपल में वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, और कॉम्प्लेक्स में
टिश्यू एक है लेकिन सेल्स अलग अलग टाइप की है, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर की है। जैसे आपने जाइलम में देखा है, वेसल्स है, ट्रैकिया है ना, जाइलम फाइबर है, तो अलग अलग टाइप की सेल्स है। तो वो जो टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और जिनमें सेल सिंपल टाइप मतलब एक ही टाइप की होती है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द परमानेंट टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल के फिर से 3 एग्जांपल है और कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जांपल है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट जो टिश्यू है उसमें हमने 3 कैटेगरी देखी है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और इन तीनों का मैंने आपको एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम अगर तीनों को कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल, तो आपको लर्न हो ही जाता है। जब हम कंपैरिजन का वो टेबल याद करते हैं तो हमको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी पता चल जाती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप कंपैरिजन और डिफरेंस करोगे तो आपको अगर शॉर्ट नोट किसी एक पर आएगा तो वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो हमने ये तीनों का एक चार्ट बनाया था जिसमें अलग अलग कैटेगरीज थी। जैसे सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स कैसी होती है, पैरेन्काइमा में सिंपल होती है, थिन लेयर सेल वॉल होती है उनकी, है ना। प्लांट की बात करें तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, थिन होगी, है ना, और जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा वो लार्ज होगा। ठीक है, ये इसमें पॉइंट्स थे सेल में। और टाइप्स था एक, तो फिर होता है इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिपोजिशन, जो पैरेन्काइमा में किसी का भी नहीं होता है। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है उनकी वॉल जो होती है वो थिन लेयर होती है। फिर फंक्शन एंड लोकेशन। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू ऑफ प्लांट है, मतलब प्लांट के पूरे पार्ट में प्रेजेंट होती है इसकी सेल्स, और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू का मतलब है बैक, मतलब बेसिक जो है प्लांट बॉडी वो पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है। बाकी कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं जो स्पेसिफिक जगह पर और स्पेसिफिक टाइम पर होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल हो गया। इंटरसेल्यूलर स्पेस पैरेन्काइमा में बहुत लार्ज है। फिर कोलेन्काइमा में डिपोजिशन होने लग जाता है। किसका डिपोजिशन होता है, पैरेन्काइमा में कोई डिपोजिशन नहीं। इसमें कोलेन्काइमा में सेल के कॉर्नर्स पर, है ना, कोलेन्काइमा से कॉर्नर याद रखो, तो कॉर्नर्स पर पेक्टिन का डिपोजिशन होने लग जाता है, और पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो लिटिल रह जाता है। फिर स्क्लेरेन्काइमा में जो डिपोजिशन है वो लिग्निन का होता है, लिग्निन का होता है, और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है या नेग्लिजिबल होता है। लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से ये टिश्यू जो होता है वो डेड हो जाता है। कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। और कोलेन्काइमा की सेल्स में सिर्फ कॉर्नर में डिपोजिशन होता है, इसलिए ये सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है, और पैरेन्काइमा की तो लिविंग ही है। तो पैरेन्काइमा के फंक्शन में होता है इट स्टोर न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंसेस, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, कंटेन्स क्लोरोफिल, है ना, कंटेन एयर कैविटीज फॉर एक्वेटिक प्लांट विच इज नोन एज एरेन्काइमा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन मैंने आपको वहां पर समझाई थी। फिर लिविंग होता है एंड फॉर्म ग्राउंड टिश्यू ऑफ प्लांट। कोलेन्काइमा की बात करें तो लिविंग है, इट्स सेल्स कॉर्नर आर डिपॉजिटेड विद पेक्टिन, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन वंस अ प्लांट बेंड एंड अगेन regain its shape itself because of कोलेन्काइमा। कोई भी हवा की वजह से पूरे जो प्लांट एक तरफ झुक जाते हैं फिर वापस सही हो जाते हैं, ये कोलेन्काइमा की वजह से होता है। तो इसको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। एंड
स्क्लेरेंकाइमा क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और पूरी सेल वॉल पे हो जाता है। पेक्टिन तो सिर्फ कॉर्नर पर ही है, लेकिन लिग्निन जो है पूरी सेल वॉल पे हो जाता है, इसलिए सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती हैं और इसको डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। फिर जो स्क्लेरेंकाइमा उसका फंक्शन सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हो जाता है और स्टोरेज, है ना। वंस सेल्स आर डेड इट stored material and provide external strength and protection for plant। तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। दोनों में कौन कौन सा डिपोजिशन होता है ये याद रखना है। एक्स्ट्रा इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्स के बीच बीच में स्पेस जो होता है वो पैरेंकाइमा में सबसे ज्यादा होता है, स्क्लेरेंकाइमा में नेग्लिजिबल होता है। फिर एग्जाम्पल देना चाहते हो तो कोलेनकाइमा जो है वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, प्लांट की जो सबसे अपर लेयर है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। पैरेंकाइमा ग्राउंड टिश्यू है और स्क्लेरेंकाइमा हार्ड सीट कोट, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे मतलब नट्स के एग्जाम्पल हमने लिए हैं, फिर कुछ पेयर का एग्जाम्पल ले लो, कुछ फ्रूट में स्टोन सेल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं जो हार्ड सब्सटेंसेस बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा में। तो ये चार्ट जिन्होंने अभी नहीं बनाया वो फिर से वीडियो देखकर चार्ट फॉर्म करो, उसी से इजी हो जाएगा। तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको अपने नोट्स की हेल्प से ही पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठोगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कंपैरिजन से स्टडी करोगे चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। फिर जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं जो बहुत इजी है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और दोनों एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम बेसिकली प्रेजेंट in inner side of the plant and stem which conduct water and water soluble minerals from root to upward direction in the plant body। ठीक है, वाटर का कंडक्शन, सॉइल में हम वाटर देते हैं तो जो जाइलम है उस वाटर और वाटर सॉल्युबल मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करके पहुंचाता है। तो जो जाइलम होता है उसकी डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन की अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। बट फ्लोएम क्योंकि फूड कंडक्टिंग टिश्यू और फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीव्स में सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की अपवर्ड हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। सपोज करो ये प्लांट है और ये उसका ट्री है, तो मतलब ये ट्री का पोर्शन है और ये उसकी लीव्स है। अब लीव्स से जो फूड बनेगा वो नीचे भी जाएगा इस पोर्शन में और ऊपर भी जाएगा। तो फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है इन बोथ डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, बिकॉज फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन लीव्स एंड दिस ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम फॉर इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो रूट्स के अलावा सभी जगह फ्लोएम को फूड पहुंचाना होता है। रूट तो खुद पानी जो सॉइल होती है वहां से एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन ले सकती है थ्रू डिफ्यूजन, है ना, लेकिन रूट्स में भी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ये अभी आपको नहीं समझने का है। एक तो डायरेक्शन का डिफरेंस हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस हो गया, तीसरा हो गया टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे जाइलम में आपको जो मेन सेल याद रखनी है वो है वेसल, और वैसे ही एक मेन सेल होती है सीव ट्यूब, है ना, या सीव सेल जो फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। दोनों में कुछ डेड टिश्यूज भी डेड सेल्स भी प्रेजेंट होती है। जैसे फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं और जाइलम में ट्रैकिड्स डेड होती है। ठीक है, ये इस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको हम ऐसे भी कह सकते हैं सम सेल्स आर डेड इन जाइलम एंड फ्लोएम, बट नेम सारे याद रखने हैं। जैसे जाइलम में वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, फिर उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स हैं। ऐसे ही फ्लोएम में सीव ट्यूब है, सीव सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल्स है। तो 5 टाइप की सेल्स फ्लोएम में होती है, 4 टाइप्स की सेल जाइलम में होती है। फंक्शन भी क्लियर हो गया कंपैरिजन से, और दोनों के स्ट्रक्चर भी डिफरेंस है हमने देख लिया। तो हमने 3 टाइप के डिफरेंस देख लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस होता है जाइलम और फ्लोएम में,
दूसरा सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, फिर सेल स्ट्रक्चर और डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन में तो फूड और वाटर आता है, डायरेक्शन में आता है जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फॉर इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड फ्लोएम इन ऑल डायरेक्शन ऑफ प्लांट, सभी डायरेक्शन में उसको फूड पहुंचाना होता है। हम ऐसा कहेंगे फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पर हम कहेंगे फ्रॉम स्टेम टू अदर अपवर्ड इन अपवर्ड साइड ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इजी है। यहाँ तक हमको प्लांट टिश्यू हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू देख लिए, है ना। मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप, परमानेंट के 3 टाइप। नाउ अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू में हमने जो कैटेगरीज करी हैं वो इन कैटेगरीज में टाइप्स हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन और ऑर्गन्स की लेयर फॉर्म करता है ना। फिर उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम सजेस्ट इट कनेक्ट्स। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद नर्वस टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर मस्कुलर टिश्यू, है ना, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने पूरी ह्यूमन बॉडी को यानी टाइप ऑफ टिश्यूज में कन्वर्ट किया है। एपिथेलियल में जैसे मैंने आपको शेप, सेल के शेप्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताया, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड, फिर कॉल्यूमिनर, कहाँ प्रेजेंट होती है ये भी हमने उस टेबल में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप हैं, एक डेंस और एक लूज और एक फ्लूइड, है ना। ये हमको इतना डिटेल में नहीं करना है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 मेन पढ़े हैं, एक तो एरियोलर है, एक एडिपोज है, और दूसरा है मतलब इसमें एरियोलर और एडिपोज के अलावा बोन और कार्टिलेज भी आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। एक्चुअल में बोन और कार्टिलेज को डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रखा है, लेकिन हमने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है। हमने कनेक्टिव टिश्यू में डायरेक्टली नेम लिखे हैं, जैसे लिगामेंट है, टेंडन है, फिर एडिपोज टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है, बोन है, कार्टिलेज है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड है। ठीक है, तो इनकी बहुत ज़्यादा अपने को डिटेल नहीं करनी, कौन कहाँ प्रेजेंट होता है इतना ही करना है। एडिपोज टिश्यू के लिए स्पेसिफिक क्या रखना है कि ये फैट स्टोरेज टिश्यू है बॉडी का, जिसको ये और बिलो द स्किन प्रेजेंट होता है। फिर टिश्यू फ्लूइड यानी ऑर्गन्स के बीच में जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भरा हुआ होता है ना। ब्लड तो वेसल्स में फ्लो होता है, लेकिन ऑर्गन्स के बीच में भी एक टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो एरियोलर टिश्यू से कनेक्टेड होता है। फिर टेंडन और लिगामेंट, ये मैंने आपको बताया कि टेंडन होते हैं वो बोन टू मसल अटैच होते हैं, लिगामेंट बोन टू बोन। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इस कैटेगरी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड। तो ब्लड का कंपोजिशन, सबसे पहले हमने ब्लड का कंपोजिशन स्टडी किया था, प्लाज्मा और सेल्स। हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेल्स में 3 टाइप ऑफ सेल, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। अब WBC को लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं, RBC को रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जो आपको दूसरी जगह नेम मिल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, है ना। और प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट, ये अगर आपको मिलते हैं नेम तो मैं आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड RBC को इरिथ्रोसाइट्स। तो तीनों सेल्स आपकी WBC फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है हमारे, है ना, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी जिनको कहते हैं। फिर RBC रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये हमने पहले स्ट्रक्चर की है, प्लाज्मा विच फॉर्म्स 90% ऑफ द ब्लड, है ना। तो 90% ऑफ वाटर प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, 75% प्लाज्मा होता है, 25% सेल्स होती है। फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस, एंड डिफेंस अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस।
तो ये सारे फंक्शन ब्लड के हो गए, है ना। फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का भी जैसे हमने पेरेन्काइमा कोलिनकाइमा का कंपैरिजन किया है, वैसे ही मस्कुलर टिश्यू में मैंने आपको कंपैरिजन बताया है स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल, है ना, जो हार्ट में प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल जो इनवॉलेंटरी होती है, बॉडी के ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, और स्केलेटल मसल जो बोन से अटैच होती है और वॉलेंटरी होती है, ठीक है। तीनों की स्ट्रक्चर हमने जो कॉलम बनाया था उसमें हमने क्या क्या बनाया, इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन कैसे है, वॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है, और कार्डियक की भी इनवॉलेंटरी है, रिदमिक है, फिर उसके बाद कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमने इसके चार्ट बनाए थे, और प्रॉपर्टीज कौन सी मसल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो तीनों मसल का जो कंपैरिजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी इनवॉलेंटरी होती है, कौन सी वॉलेंटरी होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल पूछ लिया तो स्मूथ मसल होगी यानी इनवॉलेंटरी होगी। इनके नेम बुक में अलग अलग है, जैसे स्मूथ है तो नॉन स्ट्रिएटेड, स्केलेटल है तो स्ट्रिएटेड, है ना, और कार्डियक तो बिल्कुल सेपरेट है। तो स्ट्रक्चर में भी तीनों में डिफरेंस है, कौन सी ब्रांच है, कौन सी स्ट्रिप्ड है ना। कार्डियक मल्टीसेल, जैसे किसमें न्यूक्लियस एक होता है और किसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें सबसे इजी लर्न रखना होता है स्पिंडल शेप स्मूथ मसल, जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है यानी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है। ये दोनों स्ट्रिप्ड शेप में होती है, यानी जैसे स्ट्रिप्ड होती है ना, लॉन्ग इस टाइप की होती है। कार्डियक जो होती है वो ब्रांच स्ट्रिप्ड होती है, और स्केलेटल जो होती है वो अनब्रांच होती है, जैसे ये इसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड, और जो कार्डियक होती है वो इस टाइप की ब्रांच्ड होती है, ठीक है। थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है इसमें से, वरना कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो ब्रांच होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड और यूनी न्यूक्लिएटेड, इनमें से इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये, कार्डियक यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स आपको ब्रांच अनब्रांच का और न्यूक्लियस का देखना पड़ता है। फंक्शन हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। फिर आते हैं नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू में आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर परफेक्टली करना है ना। बुक में लेबलिंग नहीं है, मैंने डायग्राम बना के आपको जो परफेक्ट लेबल समझाया था वही लेबल करना है। लेबलिंग यानी डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है। सिर्फ नर्वस टिश्यू में इतना ही है। फिर नीट एंड क्लीन न्यूरॉन का, नर्वस टिश्यू के यूनिट क्या है, न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन खुद एक सेल है, तो उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो भी प्रेजेंट है ना, तो उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस है। फिर हमने पढ़ा है कि एक्सॉन, और हमने 2 पार्ट्स में न्यूरॉन को डिवाइड किया है, साइटोन एंड एक्सॉन। तो वो स्ट्रक्चर आपको नर्वस टिश्यू में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिश्यू चैप्टर। बहुत ईजी है दोनों चैप्टर, इसको आप फटाफट पहले बुक से रीड कर लो, फिर आपने जो नोट्स बनाए उनको प्रिपेयर कर लो, वीडियो देख लो। सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं सेक्शंस में से, जैसा मैंने अभी रिवाइज करा है उसी में से पूरा जो एग्जाम का पैटर्न होता है यही आता है। बुक में सिर्फ आपको कुछ लाइंस करनी होती है, अंडरलाइंस, जिन पे 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज अगर आपने नोट्स बनाए तो ऑब्वियसली आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट सेशन में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम मॉलिक्यूल से ही करेंगे, क्योंकि हमने वो बहुत पहले स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और उसके बाद मैटर सराउंडिंग अस इज प्योर। ओके।